अभी हम लोग मुज़म्मर फ़र्क के बारे में देखेंगे। मुज़म्मर फ़र्क मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? तो अगर मान लो कि ये एक मौसिल है, मतलब जिससे करंट पास हो रहा है, कंडक्टर है, तो भी इसमें करंट पास होगा जब मान लो यहाँ पे जो चार्ज है, टोटल चार्ज Q1 है और यहाँ पे टोटल चार्ज Q2 है। तो Q1 और Q2 के बीच अगर फ़र्क पाया जाएगा, Q1 और Q2 मतलब Q1 ज़्यादा हो, Q2 कम हो, तभी Q1 से Q2 की तरफ चार्ज आएगा। तो चार्ज यहाँ से यहाँ जो आएगा, तो एक चार्ज जितना काम करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुज़म्मर फ़र्क कहते हैं। एक चार्ज मतलब यहाँ से बहुत सारा चार्ज यहाँ आएगा, जब दोनों चार्ज बराबर हो जाएगा, मतलब Q1 इक्वल टू जब Q2 हो जाएगा, तब चार्ज का आना बंद हो जाएगा। तो चार्ज जब इक्वल हो जाता है तो चार्ज का आना बंद हो जाता है। तो यही कहा जाता है कि बरकी रॉ जो होता है, मतलब ये दबाव के फ़र्क की वजह से, बरकी रॉ के दबाव के फ़र्क की वजह से ही चार्ज क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मतलब चार्ज पे ही बरकी रॉ डिपेंड करता है। तो इसी को कहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा Q है, मतलब ज़्यादा चार्ज है, तो यहाँ पे बरकी का दबाव ज़्यादा है, यहाँ पे कम चार्ज, तो बरकी का दबाव कम है। तो जब बरकी दबाव एक जगह से, एक नुक्ता से दूसरे नुक्ता पे कम होता है, तो चार्ज क्या होता है? चार्ज का बहाव होता है। और एक नुक्ता से दूसरे नुक्ता पे जाने में एक चार्ज जितना काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुज़म्मर फ़र्क, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देख लीजिए, कुछ अहम बातें हैं मुज़म्मर फ़र्क से। किसी मौसिल के अंदर बरकी दबाव में फ़र्क होता है, तभी इलेक्ट्रॉन हरकत करता है, जिसे मुज़म्मर फ़र्क कहते हैं। लेकिन ये हकीकत में मुज़म्मर फ़र्क नहीं है। मुज़म्मर फ़र्क का डिफिनेशन नीचे दिया गया है। तो मुज़म्मर फ़र्क बैटरी के ज़रिए पैदा किया जा सकता है। आप जानते हैं कि टॉर्च में हम लोग बैटरी लगाते हैं, तभी क्या होता है? चार्ज का मतलब ये होता है, चार्ज का बहाव चालू होता है और बल्ब जल जाता है। अब बैटरी में होता क्या है? तो बैटरी के सेलों के अंदर कीमियाई सरगर्मी, मतलब केमिकल प्रोसेस होता है, जिससे सेल के टर्मिनलों के दरमियान मुज़म्मर फ़र्क पैदा होता है। टर्मिनल पे जो है ना, चार्ज में फ़र्क आता है। कब? कीमियाई सरगर्मी से। तो इस चीज़ को याद रखना कि बैटरी के अंदर कीमियाई सरगर्मी होता है, जिससे सेल के टर्मिनल के दरमियान मुज़म्मर फ़र्क पैदा होता है। अब मुज़म्मर फ़र्क का यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है, जो पहले भी हमने बताया कि मुज़म्मर फ़र्क वह काम है जो किसी इकाई चार्ज, मतलब इकाई चार्ज का मतलब एक चार्ज को एक नुक्ता से दूसरे नुक्ता तक ले जाने में किया जाता है। मतलब वह काम जो एक चार्ज को एक नुक्ता से दूसरे नुक्ता तक ले जाने में किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुज़म्मर फ़र्क कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। V जो हुआ, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जाने में Q चार्ज यहाँ से यहाँ तक गया। टोटल चार्ज कितना यहाँ से यहाँ तक गया? Q चार्ज। और Q चार्ज गया और काम कितना किया? मान लिया कि W काम किया। मान लो कि 5 चार्ज है और 10 जूल काम हुआ। तो 5 चार्ज है, 10 जूल काम किया। तो एक चार्ज कितना काम किया? एक चार्ज जो है 10/5, 2 जूल काम किया। तो यही है मुज़म्मर फ़र्क। तो इसी को मतलब एक चार्ज का जो काम होता है, तो टोटल काम जितना हुआ, जितना चार्ज, टोटल चार्ज जितना था, टोटल काम को टोटल चार्ज से जब हम डिवाइड करेंगे, तो यही क्या निकलेगा? मुज़म्मर फ़र्क निकलेगा, जिसे हम लोग V कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। मतलब V इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू टोटल वर्क बट्टा टोटल चार्ज। तभी एक चार्ज का काम निकल जाएगा। एक चार्ज के काम को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि बरकी मुज़म्मर फ़र्क मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है, SI इकाई होती है, वो वोल्ट होती है। वोल्ट किसके नाम पर रखा गया था? इसांड्रो वोल्टा के नाम पर वोल्ट रखा गया था। अब एक वोल्ट जो होता है, एक वोल्ट किसे कहते हैं? जब एक जूल काम जब एक कुलम, कितना? एक कुलम चार्ज जब एक जूल काम करता है, तो यही किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल पर कुलम, 1 जूल पर कुलम। तो इसको भी याद रखिएगा कि 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल पर कुलम होता है। और मुज़म्मर फ़र्क को जो पैमाइश करते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की जो हम लोग पैमाइश करते हैं, वो किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से करते हैं। तो मुज़म्मर फ़र्क की पैमाइश किससे करते हैं? वोल्ट मीटर। तो मुज़म्मर फ़र्क की पैमाइश करने वाला आला कौन है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हम लोग मुज़म्मर फ़र्क की पैमाइश करते हैं। आप समझ गए होंगे। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कुलम होता है। मतलब 1 जूल काम जब एक कुलम चार्ज का बहाव जब 1 जूल काम करे, तो उसी को हम लोग कहते हैं मुज़म्मर फ़र्क, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्ट कहते हैं। और वोल्ट का जो SI मात्रक होता है मुज़म्मर फ़र्क का, वो वोल्ट होता है। एसांड्रो वोल्टा के नाम पे रखा गया है। इस तरह से मुज़म्मर फ़र्क से रिलेटेड जो सवालात थे इसी में से पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम आप इस तरह से देख सकते हैं। जब भी हम लोग कहीं कनेक्शन करते हैं तो उसका कुछ डायग्राम बनता है, उसी को हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बैटरी दिखा रहे हैं, तो बैटरी के लिए देखते हैं, एक पॉजिटिव लाइन दिखाया, एक निगेटिव लाइन दिखाया। ये एक टर्मिनल है, दोनों पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, इससे एक लाइन खींचा हुआ है, मतलब ये वायर है जो इस साइड और इस साइड टच कर रहा है।
तो ये एक सेल हुआ, और कई सेल से मिलकर बैटरी बना होता है। तो उसी तरह से हम लोग ये एक सेल बनाए, फिर ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, सबको कनेक्ट किए, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, तो इसे हम लोग बैटरी कहेंगे। उसके बाद प्लग कुंजी, जिसको हम लोग स्विच कहते हैं, स्विच को ऐसे दिखाते हैं, ये स्विच ऑफ स्विच है, मतलब खुला हुआ स्विच। ऑफ का मतलब समझिए, जब आप बॉल ऑफ करते हैं तो उसको खुला हुआ स्विच, मतलब अभी करंट पास नहीं हो रहा है। और जब करंट पास हो रहा है तो ऐसे स्विच को दिखाते हैं, बीच में क्या डाल देते हैं, नुक्ता डाल देते हैं, दोनों तरफ वायर दिखाते हैं, मतलब अभी करंट पास हो रहा है, अभी बल्ब जल रहा होगा। एक तार का जोड़ा, तो ये दिखाता है कि एक तार ऐसे जा रहा है, यहीं से दूसरा तार यहीं पे कटिंग करके यहाँ से जोड़ करके जब दूसरा तार निकालते हैं तो इसको कहते हैं एक तार का जोड़ा। ये होता है कि यहाँ पे तार जुड़ नहीं रहा है, बल्कि एक तार जा रहा है, उसके ऊपर से दूसरा तार आ रहा है, जोड़े के तार का क्रॉसिंग इसे कहते हैं। और बल्ब को इस तरह दिखाते हैं, देख रहे हैं, बल्ब को इस तरह दिखाते हैं, ये मेन चीज़ है। उसके बाद ये दिखाते हैं मुज़ाहमत को, रेसिस्टेंट को, रेसिस्टर को, मुज़ाहमत को या मुज़ाहमा। उसके बाद है हो गया, उसके बाद है मुतग़य्यर मुज़ाहमा, है ना, या रेस्टेट जो देखते होंगे कम बेस करने के लिए प्रेस में लगा रहता है, आयरन जो करते हैं हम लोग उसमें लगा रहता है, उसी को रेस्टेट कहते हैं। या फिर जो इमरजेंसी लाइट वगैरह होती है उसमें लगा रहता है, मतलब इससे आप रेसिस्टेंस को बढ़ा और घटा सकते हैं, जिससे लाइट जो है या करंट जो है बढ़ता और घटता है। उसके बाद ये एमीटर का साइन है, एमीटर, ये वोल्ट मीटर का देख लो, वोल्ट मीटर का कैसे है, ये वोल्ट मीटर। तो इस तरह से सर्किट का डायग्राम हमने देखा, और अब सर्किट का ये डायग्राम है जो किताब में भी दिया हुआ है, उसे आप देख लेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे आगे के बारे में जानते हैं, जैसे ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं क्या कहता है। ओम जो था वो जर्मनी का था, जर्मनी का एक फिजिशियन था, माहिर तबियात था, जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। ओम ने ओम ने क्या किया कि टर्मिनलों के बीच, मान लो कि ये एक धात्विक तार है, तो इसके टर्मिनलों के बीच जो मुज़म्मर का फ़र्क है, मुज़म्मर फ़र्क मतलब V, और इससे बहने वाला जो करंट है उसमें एक कह सकते हैं कि उसके बीच एक रिश्ता देखा। रिश्ता ये देखा कि अगर I बढ़ता है तो V भी बढ़ता है, और I घटता है तो V भी घटता है। तो ओम्स ने एक नियम दिया, एक कानून दिया, उसने कहा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। ओम्स ने क्या किया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, मतलब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, और V घटेगा तो I भी घटेगा, यानी I घटेगा तो V घटेगा, I बढ़ेगा तो V घटेगा। तो कभी भी ये जो प्रोपोर्शन होता है, तनासुब होता है, मतलब उसने क्या कहा कि जब दर्जा हरारत 1 रहेगा तो क्या होगा कि धात के तार से बहने वाली करंट और उसके सिरों के मुज़म्मर फ़र्क जो होते हैं वो सीधे तनासुब में होते हैं। सीधे तनासुब का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, सीधे तनासुब में होते हैं। ये V और I जो होता है वो सीधे तनासुब में होता है। कब? जब इसका दर्जा हरारत एक जैसा रहेगा, कहीं भी ले जाएंगे सेम एलिमेंट, दर्जा हरारत सेम, तो उसमें V और I का जो ये रहेगा, तनासुब रहेगा, वो सेम रहेगा। तो कभी भी प्रोपोर्शन को हटाने के लिए कुछ मुस्तकला मतलब कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो मुस्तकला लगा करके हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि मुस्तकला जो होता है, मुस्तकला इक्वल टू क्या होता है, V/I। और मुस्तकला के लिए यहाँ इसमें जो भी धात है उसके रेसिस्टेंट को हम इस्तेमाल करते हैं, तो R = V/I, मतलब इसी को हम लोग कहते हैं मुज़ाहमत। मतलब इस धात का मुज़ाहमत, जिस धात का ये तार बना हुआ है उस धात का मुज़ाहमत को हम लोग मुस्तकला के तौर पे यूज़ करते हैं, तो R = V/I। तो यही है मुज़ाहमत, तो इसे हम लोग V/I कहते हैं, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि V = I/R। तो ये है ओम्स का लॉ। अब इसमें जो है उसे आप टिक कीजिएगा, ठीक है। जो मुज़ाहमत होता है, रेसिस्टेंट होता है, तो उसकी यूनिट को ओम्स ने क्या बताया, ओम्स के नाम पे रखा गया कि मुज़ाहमत की SI यूनिट जो है ओम्स के नाम पे रखा गया, जिसका सिंबल होता है ओम। मुज़ाहमत की SI यूनिट, मुज़ाहमत की SI, तो मुज़ाहमत की जो SI इकाई है वो क्या है, ओम है। अब हमें ये देखना होगा कि एक ओम क्या होता है, एक ओम जो होता है वो क्या होता है। तो एक ओम जो होता है वो 1 वोल्ट/1 एम्पियर, मतलब
कि जब मान लो कि ये धात है, जब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और यहाँ से यहाँ बहने वाली करंट 1 एम्पियर है। अगर 1 एम्पियर करंट बह रहा है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट है, तब रेसिस्टेंट का जो इकाई है ओम जो है वो 1 ओम होगा। रेसिस्टेंस की इकाई जो है वो 1 ओम होगा। मतलब 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट, मतलब ओम इक्वल टू क्या होगा, V बाई ए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ओम के कानून से R इक्वल टू V बाई आई। तो जो मुज़ाहमत है उसका ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V का, और R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, I का। मतलब I का जो है माकूस तनासुब है। I जो है I और R जो है ओम के नियम के हिसाब से क्या है, माकूस तनासुब है। माकूस तनासुब मतलब इन्वर्सली है। तो इन्वर्सली है मतलब माकूस तनासुब है। मतलब R बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो R घटेगा, I बढ़ेगा तो R घटेगा, R बढ़ेगा तो I घटेगा। यही होता है माकूस तनासुब में कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। तो ये माकूस तनासुब है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर करंट को क्या किया जाता है, अगर मुज़ाहमत को दोगुना कर दिया जाए, अगर मुज़ाहमत को दोगुना कर दिया जाए तो करंट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। मतलब अगर इसको दोगुना कर दिया जाए तो करंट आधा हो जाएगा। और तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि मुज़ाहमत को दोगुना मतलब रेसिस्टेंस को दोगुना करने पे करंट क्या हो जाता है। बल्कि सर्किट में करंट को बढ़ाना या घटाना ज़रूरी हो जाता है, ऐसा हम लोग कभी कभी देखते हैं, तो उसमें ये निकालना पड़ता है। अब रियोस्टेट एक ऐसा आला है जो क्या करता है, मुज़ाहमत को तब्दील करता है। मतलब किसी सर्किट में अगर रियोस्टेट लगा देंगे तो रियोस्टेट को कम बेस करके हम लोग उसके रेसिस्टेंस को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो मुज़ाहमत को तब्दील करने वाले आला को क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि कभी भी जो करंट की तश्कील होती है, करंट जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन की हरकत से बनता है। हम लोग जानते हैं कि वह चार्ज जो बहता है या जिसमें बहाव हो, तो बहाव किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का तो होता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के बहाव से करंट बनता है। लेकिन करंट जिन एटम के बीच बहता है, करंट जिन एटमों से होकर गुजरता है, वो हर एटम जो है उसकी हरकत को रोकने की कोशिश करता है, उसकी मुखालफत करता है। तो उसकी मुखालफत करता है, यही उसका मुज़ाहमत है। तो कोई सब्सटेंस ज़्यादा मुखालफत करता है तो कोई सब्सटेंस कम मुखालफत करता है, इसलिए किसी की मुज़ाहमत ज़्यादा होती है और किसी की मुज़ाहमत कम होती है। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे धातु जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेसिस्टर के तौर पे, मतलब जिसकी मुज़ाहमत ज़्यादा होती है उसको हम लोग रेसिस्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग मुज़ाहमा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुज़ाहमा। जैसे जो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते हैं, पहले जो बल्ब यूज़ करते थे उसमें ऐसे फिलामेंट लगा होता था। तो ये जो फिलामेंट है ना, ये इलेक्ट्रिक के बहाव को, करंट के बहाव को क्या करता था, रोकता है, जिससे ये लाल हो जाता है। तो लाल हो जाने की वजह से ये जलना शुरू होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुज़ाहमा होता है कहते हैं। ये टंगस्टन का जनरली बना होता है। ये बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, वो जनरली टंगस्टन का बना होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं तो उसमें एक प्लेट लगी रहती है, तो वो भी मुज़ाहमा होती है। मतलब वो रेसिस्टेंट रोकने की कोशिश करती है, मुज़ाहमत करती है इलेक्ट्रिक के बहाव का। तो जिससे क्या होता है, ये प्लेट धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो मुज़ाहमा जो होता है वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टर कहते हैं, जो क्या करता है, करंट को या चार्ज के बहाव को रोकने की कोशिश करता है, या इलेक्ट्रॉन के बहाव को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो आइए अब आगे हम लोग जो देखेंगे वो है मुज़ाहमा के बारे में थोड़ा और देखते हैं क्या कहता है, और फिर हम लोग मुज़ाहमा के निज़ाम मतलब रेसिस्टर ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर देखेंगे। अब हम देखते हैं कि मौसिल की मुज़ाहमत किन किन चीज़ों पर मुनहसिर करती है। मतलब जो किसी तार, अब ये तार हमने इस्तेमाल किया, तो इस तार में मुज़ाहमत, रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे मुनहसर करेगा। तो सबसे पहले इसकी लंबाई पे मुनहसर करता है। अगर लंबाई हम दोगुना कर देते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लंबाई दोगुना करते हैं तो करंट जो होता है ना वो आधा हो जाता है। लंबाई अगर दोगुना हो गया, एल को दोगुना कर दिया तो करंट आधा हो जाता है। मतलब हम समझ गए ना कि मुज़ाहमत बढ़ गया, दोगुना लगभग मुज़ाहमत हो गया। मौसिल की मोटाई मतलब क्रॉस सेक्शन, ये जो तार की मोटाई होती है, ये मोटाई, अगर मोटाई बढ़ता है तो क्या होता है, मुज़ाहमत घटता है, मतलब करंट बढ़ेगा।
धातु की नौयत या किस्में, जैसे हम लोग जानते हैं कि तांबा मतलब कॉपर, कॉपर में बड़ी तेज़ी में करंट पास होता है, इसका मतलब इसमें मुज़ाहमत कम है। उसी तरह सिल्वर में करंट बड़ी तेज़ी में पास होता है, उसमें भी मुज़ाहमत कम है, जबकि आयरन में, टंगस्टन में, ये सब में मुज़ाहमत ज़्यादा है। हरारत पे भी डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो मुज़ाहमत घट जाती है, टेम्परेचर कम करते हैं तो मुज़ाहमत बढ़ जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि मुज़ाहमत किन किन चीज़ों पे मुनहसर करती है। तो हमने देखा कि रेसिस्टेंस कब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, लंबाई बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, और रेसिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये क्या होता है, सीधे तनासुब होता है, आर और एल का सीधा तनासुब है। रेसिस्टेंस बढ़ता है जब लंबाई बढ़ती है, और जब क्रॉस सेक्शन एरिया, रेसिस्टेंस बढ़ता है तो एरिया घटता है, इसलिए 1/a हमने लिखा। तो रेसिस्टेंस का ये क्या होता है, माकस तनासुब होता है, एरिया जो होता है वो माकूस तनासुब में होता है और ये सीधे तनासुब में होता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझ गए होंगे कि तब क्या हो जाएगा, तब इस दोनों फॉर्मूले को जो हम यूज़ करेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा, मतलब R प्रोपोर्शनल L/A। और हम लोग जानते हैं कि जब भी ये प्रोपोर्शन तनासुब के साइन को हम हटाते हैं, इसको अगर इक्वल टू करते हैं तो इसके साथ कुछ मुस्तकला लगाते हैं, तो यहाँ मुस्तकला जो लगाएंगे वो इस तरह से रो लगाएंगे, रो, इसी को हम लोग कहते हैं मुज़ाहमियत, जो मुज़ाहमियत कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मुज़ाहमियत कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुज़ाहमियत। तो हर धातु का मुज़ाहमियत, हर मादा का मुज़ाहमियत अलग अलग होता है। तो अब किसका क्या होता है, वह मुज़ाहमत का जैसे ऐसा यूनिट ओम होता है तो मुज़ाहमियत का भी ओम होता है, ये हम लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब इस पे ही थोड़ा आगे देखते हैं। अब देखिए धातु और भर्तों का, भर्तों मतलब मेटलॉइड्स, धातु मतलब मेटल की मुज़ाहमियत जो होती है, रो जो होती है वो सबसे कम होती है, बहुत कम होती है, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम पर मीटर, ओम मीटर। रबर और शीशा का होता है बहुत ज़्यादा, मतलब 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। तो इस तरह से मुज़ाहमियत जो है वो हमने देखा, वो देखा, इसमें कुछ मुज़ाहमियत दिया हुआ है, इस चार्ट को आप भी अच्छे से देख लीजिए और इसे लिख लीजिए। देखते हैं चांदी का बहुत कम है, उसी तरह से तांबा है, एल्युमिनियम है, मतलब जिसकी मुज़ाहमियत जितना कम है, -8, मतलब समझ रहे ना, बहुत कम, पावर में -8 है तो बहुत कम। तो इस तरह से जिसकी मुज़ाहमियत जितना कम है वो ऊपर में है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे मुज़ाहमियत बढ़ती जा रही है। तो इस चार्ट को आप देख लीजिए, और इसमें जिस पे टिक लगा हुआ है उसका तो ज़रूर याद कर लीजिए, है ना। ये चार्ट है, देख रहे हैं, हीरा, कागज़, सबका देख रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिए और याद कर लीजिए, जो ऊपर है उसका कम, जो नीचे है उसका ज़्यादा, ठीक है। तो मुज़ाहमियत से अब क्वेश्चन ख़त्म। अब मुज़ाहमों के निज़ाम की मुज़ाहमत, मुज़ाहमों के निज़ाम की मुज़ाहमत से मतलब है कि जब हम लोग घर में ही वायरिंग करते हैं तो देखते होंगे कि एक ही वायर दिया हुआ है और उसमें कहीं पे कट करके, जैसे एक वायर इस तरह से, एक वायर इस तरह से खींचा गया, यहाँ पे कट करके एक बॉल लगा दिया गया ऐसे करके, फिर यहीं से ऐसे खींच करके यहाँ दूसरा बॉल, यहाँ तीसरा बॉल। तो ऐसा जो जुड़ाव रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सीरीज़, सिलसिलावार, सिलसिलावार तरतीब। तो ये वही चीज़ को दिखा रहे हैं कि देख रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, दूसरा तीसरे से, ये सिलसिलावार तरतीब है। और एक जो होता है इस तरह से होता है कि यहाँ से कनेक्शन अगर लेना है तो हम एक बॉल ऐसे लिया, दूसरा बॉल ऐसे लिया, तीसरा बॉल ऐसे लिया, और फिर जैसे करंट पास होना है वैसे हुआ, समझ रहे हैं। तो तीनों का जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस तरह से ले लिया, तो तीन बॉल को अलग अलग वायर से जोड़ा, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल। तो पैरेलल जैसे यहाँ दिखाया, देखिए एक यहाँ जोड़ा, दूसरा यहाँ जोड़ा, तीसरा यहाँ जोड़ा, तो पैरेलल हुआ। पैरेलल में आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक करंट निकला आई, ये जो बैटरी है ना, बैटरी से एक करंट आई निकला जो ऐसे गया। अब ऐसे जाने के बाद इस आई को क्या हुआ, इसमें भी जाना पड़ा, इसमें भी और इसमें भी, तो इसमें जो गया तो आई बट गया, I1 I2 और I3 हो गया। लेकिन यहाँ देखो आई आया, आई नहीं बटा, चूँकि आई को इसी से गुजरना है, तो इसमें भी आई गया, इसमें भी आई ही गया, इसमें भी आई ही गया, तो यहाँ आई का डिवीज़न नहीं होता है, जबकि यहाँ आई का, करंट का, वर्क का डिवीज़न हो जाता है, वर्क बट जाता है, यहाँ वर्क नहीं बटता है। अब दूसरी चीज़ देखना है कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल देखिए, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना है, V है, लेकिन चूँकि ये जो मुज़ाहमत है, ये जो मुज़ाहमा है, इस मुज़ाहमा का पोटेंशियल तो यहीं से यहीं तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का हम V1 माने, तो यहाँ पोटेंशियल बच गया, देख रहे हैं, V1
और फिर यहाँ से यहाँ तक का अलग पॉइंट है तो V2, फिर यहाँ से यहाँ तक का V3। चूँकि मुज़ाहमा मतलब मुज़ाहमा फ़र्क में हमने देखा था ना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बल्कि दबाव है या चार्ज का जो डिफरेंस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुज़ाहमा फ़र्क कहते हैं। यहाँ से यहाँ का अगर भी निकला तो ज़रूरी थोड़ी कि यहाँ से यहाँ में वही फ़र्क है, यहाँ से यहाँ में अलग फ़र्क हमें मिलेगा। यहाँ पे कुछ चार्ज, यहाँ पे कुछ चार्ज मिलेगा, यहाँ पे कुछ चार्ज और यहाँ पे कुछ चार्ज मिलेगा, अलग चार्ज। तो यहाँ से यहाँ का अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ का अलग हो जाएगा। तो इसको V1 माना, V2 माना और V3 मान लिया। तो इस तरह से यहाँ पोटेंशियल का फ़र्क हो जाता है, मतलब मुज़ाहमा फ़र्क का फ़र्क हो जाता है, मुज़ाहमा फ़र्क का, और इसमें करंट का फ़र्क आ जाता है। तो अब इस दोनों पे जब हम लोग काफ़ी, इसको हम लोग कहेंगे सिलसिलेवार तरकीब, जिसमें एक रेसिस्टर जो होता है, एक मुज़ाहमियत जो होता है, एक मुज़ाहमा जो होता है दूसरे मुज़ाहमा से जुड़ा होता है, दूसरा तीसरे से जुड़ा होता है, मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। कोई एक भी डिस्टर्ब हुआ तो सारा का सारा जो तरतीब है वो बेकार हो जाता है। इसमें क्या होता है कि सबका एक टर्मिनल एक जगह पे होता है और दूसरा टर्मिनल एक जगह पे जुड़ा होता है। अगर ये टूट भी गया तो ये जलता रहेगा। तो इसमें अलग अलग होता है, लेकिन टर्मिनल एक जगह पे, एक टर्मिनल जैसे इसका एक टर्मिनल, इसका एक टर्मिनल, इसका एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल फिर एक जगह पे। तो ये इसको हम लोग कहते हैं मतवाजी। इसको क्या कहते हैं, मतवाजी तरतीब। मतवाजी कहते हैं पैरेलल को, मतवाजी तरतीब। ये पैरेलल हुआ और ये सिलसिलावार हुआ। तो इस तरह से हम समझ गए होंगे, सिलसिलावार और मुतवाज़ी समझ गए होंगे। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो हम लोग देखेंगे, तो सिलसिलेवार में क्या होता है, खासतौर से सिलसिलेवार में पहले हम देख लेते हैं कि सिलसिलेवार में जो रेसिस्टेंस अगर निकालना होता है तो इस तरह से निकलता है सिलसिलेवार में कि R इक्वल टू, जो टोटल रेसिस्टेंस होता है या R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे टोटल रेसिस्टेंस निकल जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन इसका जो रेसिस्टेंस हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप समझ सकते हैं कि इसे हम लोग कैसे निकालेंगे कि R1 R2 R3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R2 R3 प्लस क्या हो जाएगा, अब R2 में क्या हो जाएगा, R1 R3 और यहाँ हो जाएगा प्लस R1 R2। तो इस तरह से 1/R इक्वल टू निकल जाता है। तो ये भी एक फार्मूला होता है। अब इससे हम लोग पूरा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, किसके, मुज़ाहमत के फ़र्क का। तो इस पर भी हम एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूँकि टाइम कम है तो उतना निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि क्या होता है बर्की रॉ के हरारती असर। अब जो अगला टॉपिक है हरारती असर, बर्की रॉ के हरारती असर। तो हरारती असर में क्या है कि बर्की रॉ का हरारती असर जो होता है उससे हम लोग बल्कि हीटर बनाते हैं, बल्कि प्रेस बनाते हैं और भी बहुत सारे आलात बनाते हैं जिस पे हरारत का असर पड़ता है। और पावर जो होता है, पावर होता है बल्कि लॉ का जो पावर हम लोग निकालते हैं, ये फॉर्मूला सब है, ये याद रखिएगा। पावर इक्वल टू होता है VQ/T। तो Q/T का मतलब क्या हो गया, पावर इक्वल टू हो गया, मतलब P इक्वल टू हो गया VI। तो ये पावर होता है, वोल्ट इंटू I होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और जो हरारत की मिकदार होती है H होती है VIT होती है, मतलब हरारत की मिकदार, हीट जो होती है वो क्या होती है HIT। तो ये भी आप याद रखेंगे, कुछ फार्मूला है जिसको आप लोग याद रखेंगे ओम के का। तो H इक्वल टू क्या हो जाता है VI। तो VI देखो यहाँ, सॉरी H इक्वल टू क्या होता है VI, ये H निकाल गया। तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो H इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं IRIT। V इक्वल टू हम लोग पढ़े थे ना ओम में, V इक्वल टू IR। तो V की जगह पे हम लोग V की जगह पे IR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो IR लिखा तो II क्या हो गया, तो H इक्वल टू क्या हो गया I का स्क्वायर और RT। तो ये भी एक फार्मूला निकला कि I का स्क्वायर और RT H इक्वल टू। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं। अब जो इसका लास्ट है बल्कि रॉ के हरारती असर के अमल इस्तेमाल,
तो हीटर वगैरह में होता है, जो आप जानते हैं, जहाँ भी गर्म करने की बात होती है उसकी बात होती है। जैसे बल्ब में टंगस्टन का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका नुक्ता गदाक बहुत ज़्यादा होता है। नुक्ता गदाक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। बल्ब जो होता है ना, जो फिलामेंट बल्ब होता है, उसमें टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि उसका नुक्ता गदाक बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? नुक्ता गदाक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से जो टंगस्टन है ना वो गलता नहीं है। टंगस्टन, तो टंगस्टन का बल्ब में इस्तेमाल होता है, जिसका नुक्ता गदाक मतलब मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, जो गलता नहीं है। वैसे बल्ब में हम लोग नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैर आमिल गैसों का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन भी क्या होता है कि रिएक्शन कम करता है, और आर्गन भी रिएक्शन कम करता है। आर्गन तो नोबेल गैस है, वो तो रिएक्शन करता ही नहीं है लगभग, और नाइट्रोजन भी बहुत कम रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिलामेंट जल्दी ख़राब नहीं होता है। और ये दोनों गैसों का इस्तेमाल हम लोग किसका बल्ब में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन या फिर आर्गन का करते हैं। आर्गन क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल? क्योंकि नाइट्रोजन और आर्गन जो होता है वो रिएक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग करते हैं। कम रिएक्टिव है नाइट्रोजन। उसके बाद फिर हम लोग सर्किट में जो इस्तेमाल होता है फ्यूज़। सर्किट में क्या इस्तेमाल होता है? फ्यूज़ इस्तेमाल होता है। फ्यूज़ एक आला है जो क्या करता है, जिसका नुक्ता गदाक जो होता है वो सर्किट में इस्तेमाल होने वाले बाकी धातु से कम होता है, बाकी धातु से कम होता है, जिसकी वजह से सर्किट में अगर ज़्यादा अचानक वोल्ट करंट बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, गल जाता है, तुरंत गल जाता है, और हमारी सर्किट और हमारे घर की जो भी अप्लायंस है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक पे चलने वाले सामान हैं वो बच जाते हैं। तो फ्यूज़ का तार पिघल जाता है, उसका नुक्ता गदाक कम होता है, जिसकी वजह से किससे कम होता है? सर्किट के और वायर से कम होता है। फ्यूज़ तो आप जानते ही होंगे ना, तो उसका नुक्ता गदाक कम होता है। तो किस्म का आला हुआ, समझ गए होंगे। अब बल्कि पावर, तो पावर हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पावर को क्या लिखते हैं? वी आई लिखते हैं, वी आई। तो वी आई वी इक्वल टू आई आर होता है। देखो यहाँ भी क्या है, पावर जो होता है, पावर क्या होता है? वी आई होता है। तो पावर वी आई होता है, वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। वी इक्वल टू आई आर, यहाँ हमने देखा। फिर ये आई, तो पी इक्वल टू क्या हो गया? आई का स्क्वायर आर। तो पावर जो होता है वो आई का स्क्वायर आर भी होता है, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई जो हुआ मतलब आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर क्या हो गया? वी बट्टा आर का जो आई स्क्वायर है वो क्या हो गया? वी बट्टा आर का स्क्वायर। तो यहाँ पी इक्वल टू एक चीज़ और मिलेगा हमें कि वी का स्क्वायर बट्टा आर का स्क्वायर इंटू आर। तो आर से आर खत्म हो गया, तो पी इक्वल टू क्या हो गया कि वी स्क्वायर बट्टा आर वी हो गया। तो पी इक्वल टू वी स्क्वायर बट्टा आर वी हो गया। कितना चीज़ हो गया पावर का? तो देखिए, पावर वी आई हो गया, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया। ये तीन फार्मूला आपके सामने आ गया पावर का। पावर इक्वल टू क्या हो गया? वी आई हो गया। पावर इक्वल टू क्या हो गया? आई स्क्वायर आर हो गया। और पावर इक्वल टू क्या हो गया? वी स्क्वायर बट्टा आर हो गया। ये तीन फार्मूला पावर का निकल गया। तो इस तरह से पावर का भी फार्मूला हुआ। और पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? वाट। पावर का एसआई इकाई क्या होता है? वाट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाट। तो ये छोटी इकाई है वाट। अगर बड़ी इकाई हम लोग यूज़ करेंगे तो उसको कहते हैं किलो वाट। ठीक है, बड़ी इकाई को किलो वाट। अब वाट क्या होता है? तो वाट जो होता है वो जब एक एम्पियर मतलब देखो वाट किसे कहते हैं कि एक वाट जो होता है वो 1 वोल्ट मुजम्मर फ़र्क जब 1 एम्पियर का करंट बहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस आले के ज़रिए खर्च की गई पावर है जिसमें 1 वोल्ट मुजम्मर फ़र्क। 1 वोल्ट मुजम्मर फ़र्क मतलब समझा? ये 1 वी अगर हमारा मतलब 1 एम्पियर करंट बहता है, 1 वोल्ट अगर हमने बिजली खर्च किया तो कितना? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मतलब सीधा सीधा इस तरह समझो ना, वाट इक्वल टू होता है 1 वी इंटू 1 एम्पियर। ये हो गया वाट। समझा? तो इस तरह से हम
देख लिया, इस चैप्टर का पूरा ख़त्म हुआ। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सही से देखें, और जो इसका सीरीज़ वाला सिलसिलेवार वाला कुछ फार्मूला वगैरह है, उस पर कुछ नॉमरिकल्स हो सकता है, एक दो पूछ देता है कभी कभी, तो उसे भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करके डाल देंगे। तो खुदा हाफिज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखिए, थोड़ा लंबा वीडियो है चूँकि चैप्टर ही लंबा है, इसमें हम शॉर्ट क्या कर सकते थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए और फ़ायदा उठाइए, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ख़ासतौर से डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो, और जो BA फिज़िकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको आपके काम की चीज़ों का अगला वीडियो मिलेगा। और मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं सोशल साइंस पे भी कुछ वीडियो अब बनाऊँगा, जो इंशाल्लाह अगले सेशन वालों के लिए बहुत काम की वीडियो होगी। तो खुदा हाफिज़।